अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं पल्स के बारे में। तो जब हम पल्स के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि हम किसी का हाथ पकड़ेंगे और उसके हाथ से फील करेंगे। जो आज तक हमने सुना है उसके हाथ में क्या है, हमें एक नस, एक आर्टरी बीट करती हुई फील होगी और उसको हम नोट कर लेंगे फॉर 1 मिनट और उसको बोल देंगे कि ये इस पेशेंट की पल्स रेट चल रही है। अब हम इसकी थोड़ा बैकग्राउंड में जाके समझते हैं कि एक्चुअल में ऐसा क्या हो रहा है कि बाकी कोई भी जो ब्लड वेसल है वो बीट नहीं कर रही है, पर वो आर्टरी का वो एक ही पॉइंट, वहीं पे बीटिंग क्यों हमें फील हो रही है? ऐसा क्यों है? या आर्टरीज ही बीट क्यों कर रही हैं? और हम जो बीटिंग को फील करने के लिए जो स्पेसिफिक कुछ पॉइंट्स हैं उन्हीं को हम क्यों चुनते हैं, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। एक्चुअल में जो इसका ओरिजिन है पल्स का, वो हमारे हार्ट से शुरू होता है। यदि हम हार्ट के चैम्बर्स की बात करें तो मेनली जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, उससे निकलती है एओर्टा, और एओर्टा आगे अपनी ब्रांचेस देती हुई जाती है हेड के लिए, आर्म्स के लिए, और एब्डोमिनल एओर्टा के रूप में वो चली जाती है हमारी लोअर बॉडी की तरफ। तो होता क्या है कि जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड को वो पुश करता है किसके अंदर, एओर्टा के अंदर पुश करता है। क्योंकि एओर्टा आगे एक क्लोज सर्किट के साथ डिफरेंट आर्टरीज और आर्ट्रियोल्स से जुड़ी हुई है, तो एक वेव के रूप में ब्लड उसके अंदर फ्लो करता है। एक वेव जाती है ब्लड की ऐसे एक वेव जाती है। जैसे एक कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो उस कॉन्ट्रैक्शन से जब वेंट्रिकल की वॉल ने पुश किया ब्लड को, तो उस पुश करने की वजह से क्या हुआ, ब्लड ने मूवमेंट की किसके अंदर, एक वेव के रूप में जो आर्टरी है, एओर्टा है, उसके अंदर मूवमेंट की। अब वो वेव घूमती हुई ऐसे खूब सारी वेव्स, क्योंकि हार्ट लगातार बीट कर रहा है, एक बीट के बाद दूसरी बीट, तीसरी बीट, चौथी बीट, तो वो क्या हो रही हैं, वो लगातार वेव्स के रूप में हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जा रही हैं। अब जब वो वेव आर्टरी के अंदर, सभी आर्टरीज के अंदर जाती है, क्योंकि आर्टरीज क्लोज सर्किट है, आर्टरीज का आगे से जो सिस्टम है वो खुला हवा में नहीं है, इसलिए उसके अंदर एक सर्टेन प्रेशर जनरेट होता है। उस प्रेशर की वजह से क्या होता है कि जब ब्लड मूव करता है, वेव ब्लड की मूव करती है, तो वो साइड की जो आर्टरी की वॉल्स है उनको क्या करती है, इन्फ्लेट कराती हुई जाती है। जैसे हम कहें कि एक पाइप के अंदर जैसे प्लास्टिक की एक पाइप हो, और जब बिल्कुल हम ऐसा कहें कि कागज जैसी, पॉलिथीन जैसी पाइप हो, उसके अंदर यदि हम एक करके वेव रूपी पानी को भेजें तो क्या होगा, उसके हम ऐसे स्पष्ट देख पाएंगे कि वो फैलता हुआ जा रहा है, उस पर्टिकुलर एरिया में वो वेव फूलती हुई आगे बढ़ रही है। वैसा ही सेम टू सेम हमारी आर्टरीज की कंडीशन में होता है। जब वो वेव मूव करती है तो वो आर्टरीज की जो वॉल्स है उनको इन्फ्लेट करेगी, पुश करेगी, आर्टरीज की वॉल थोड़ा सा इन्फ्लेट करेंगी वहां से, जब वहां से वेव मूव करेगी। तो इसकी वजह से क्या है, बीटिंग जनरेट होती है। क्या होती है, बीट जनरेट होती है, बीट जनरेट होती है। और अब इस बीट को नॉर्मली हम, जो हमारे मसल्स हैं और बाकी जितने भी टिश्यू है, वो जो थोड़े स्मूथ है, उनके अंदर रीड करना मुश्किल है कंपैरेटिवली। इसलिए हम जिस एरिया में बोनी प्रोमिनेंस, जिसके नीचे थोड़ी कोई भी बोन्स होती हैं, उस एरिया में हम इसको कंफर्टेबली नोट कर सकते हैं। जैसे कि रेडियल आर्टरी या रेडियल पल्स की हम बात करें, जो हम यहाँ से आर्टरी, जो रेडियल आर्टरी गुजरती है हमारे अंगूठे की साइड, जैसे मैंने एक हाथ बनाया है, अंगूठे की साइड में जो रिस्ट पे जो आर्टरी गुजरती है वो रेडियल आर्टरी होती है, रेडियल बोन के साथ साथ। अब उसके नीचे क्योंकि रेडियल बोन है तो उसको हम क्या है कि इजीली ऊपर से फील कर सकते हैं बाय प्लेसिंग आवर फिंगर्स ऑन रेडियल आर्टरी। तो वहां से हमें क्या आइडिया हो जाएगा कि पल्स
कि रेट रिदम वॉल्यूम कैसी है, हम पल्स को फील कर सकते हैं। एक बार हम दोबारा इसको समझें। एक्चुअल में कहानी क्या हो रही है कि हमारे दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, यानी कि वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ब्लड जो वेंट्रिकल्स के अंदर पड़ा था वो ब्लड किधर पुश होएगा, एओर्टा के अंदर पुश होगा। अब एओर्टा से वो ब्लड आगे बढ़ जाएगा, पर जो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एक वेव जनरेट हुई है, सिस्टोल जनरेट हुआ है, वो सिस्टोल हर एक आर्ट्रियोल्स के कोने कोने तक जाएगा। और जब वो ब्लड मूव कर रहा होगा आर्टरीज में, तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर प्रेशर डालता हुआ जाएगा, आर्टरीज के ऊपर प्रेशर डालता हुआ आगे मूव करेगा। उस प्रेशर की वजह से उसमें बीटिंग जनरेट होगी, और वो बीट, उसकी काउंटिंग हमारी पल्स रेट कहलाती है। उसको हम बोलते हैं पल्स रेट। जो वो बीट को हम काउंट करते हैं, जिसका जनरेशन कहाँ पे हुआ है, लेफ्ट वेंट्रिकल में हुआ है। तो ये रहा बेसिक हमारी पल्स का जनरेशन, कि पल्स जनरेट कैसे होती है। अब पल्स जनरेशन के पीछे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन का हाथ है, और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के पीछे किसका हाथ है, जो चीज वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करवा रही है वो है हमारे एसए एंड एवी नोड। हमारा एसए नोड और हमारा एवी नोड। एसए नोड कहाँ पे होता है, जहाँ पे हमारी जो हमारा राइट एट्रियम है, और राइट एट्रियम में जहाँ से हमारी वेना केवा अपना ब्लड डाल रही है राइट एट्रियम के अंदर, उस जंक्शन के ऊपर क्या होता है, साइनो एट्रियल एसए नोड होता है, साइनो एट्रियल नोड, जो क्या करता है, हमारे हार्ट के लिए पेसमेकर का काम करता है, जो बीट जनरेट करता है। और वो बीट फिर जो वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जनरेट करता है, वो कंडक्शन आगे बढ़ता है, डीपोलराइजेशन कराता है दोनों एट्रियम का, और फिर डीपोलराइजेशन कराता है दोनों वेंट्रिकल का। एवी नोड में जाएगा करंट, और उससे फिर बंडल ऑफ हिल्स से होता हुआ प्रकंजे फाइबर से वेंट्रिकल्स में जाएगा, और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एक बीट जनरेट होगी, जिसको हम किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट में, इवन हम ये कहें कि टो तक, जहाँ तक आर्टरीज जा रही हैं वहाँ तक हम उसको फील कर सकते हैं। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि हम ऐसे कौन कौन सी पार्ट्स हैं, ऐसी कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ से हम किसी की पल्स रेट को चेक कर सकते हैं, जहाँ हम पल्स को फील कर सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी जगह हैं। तो यदि हम ये देखना चाह रहे हैं कि कौन कौन सी जगह पे हम पल्स को देख सकते हैं, तो हम इस डायग्राम पे ध्यान देंगे। इस डायग्राम में सबसे पहले इन्होंने दिखाया कि हम कौन सी पल्स चेक कर सकते हैं, कैरोटिड पल्स चेक कर सकते हैं। एक चीज़ इसमें सबसे पहले जो मैं जिसको मेंशन करना चाहूँगा, जहाँ से मैं शुरुआत करना चाहूँगा, वो हमारा पल्स का पॉइंट है एपिकल पल्स। ठीक है, तो वो इन्होंने दी नहीं हुई है यहाँ पे, उससे हम शुरुआत करते हैं। तो इसका जो टॉपिक बनता है वो है लैंडमार्क्स ऑफ पल्स। अब पल्स को कहाँ, कौन से लैंडमार्क पे फील कर रहे हैं, कौन से पॉइंट पे फील कर रहे हैं, पॉइंट कौन कौन से हैं। तो पहला जो मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे वो है एपिकल पल्स। कौन सी, एपिकल पल्स। इसका क्या लैंडमार्क होता है, और ये पेपर में भी आता है कि इसका लैंडमार्क क्या होता है, एपिकल पल्स। अब जो एपिकल पल्स है, नाम से पता लग रहा है एपेक्स पे है। कहाँ है, एपेक्स ऑफ हार्ट। अब होगा क्या कि हमारे हार्ट का एपेक्स होता कहाँ है, बैक वाले डायग्राम पे वापस आते हैं। हमारे हार्ट का बेस जो होता है वो ऊपर की साइड होता है, और एपेक्स कहाँ होता है, नीचे की साइड होता है। हार्ट एपेक्स की साइड में टिका रहता है। एपेक्स उसका क्या होता है, इंफीरियर साइड में, और जो बेस होता है वो सुपीरियर साइड में होता है। तो एपेक्स मतलब जो बीट कहाँ पे आ रही है, हार्ट के बिल्कुल एपेक्स, जो उसकी नोच पे आ रही है, जो उसकी बिल्कुल खांच, जो एक कोना है एपेक्स का, उसके ऊपर आ रही है जो बीट, जो पल्स, उसको हम बोलते हैं एपिकल पल्स। और इस पल्स की वजह क्या होती है आने की, मैं एक हार्ट का और डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ। देखो इसकी आने की वजह क्या होती है। जैसे मान लो ये हमारा हार्ट है,
और ये हार्ट का एपेक्स है। एक्चुअल में हम क्या, एपिकल पल्स हमें क्या बता रही है कि वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और वेंट्रिकल जब फिल हो रहे हैं, जब वेंट्रिकल फिल होंगे तो ये वाला वाल्व जो है वो क्या होगा, कौन सा वाल्व है ये, मिट्रल वाल्व। कौन सा, मिट्रल या बाइकस्पिड वाल्व। किसके बीच में है, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व। ये वाल्व जब क्लोज होगा, मतलब क्लोज होने का मतलब क्या है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। जब मिट्रल वाल्व क्लोज होगा तो एक साउंड क्रिएट होगी बिल्कुल उसके सामने, बिल्कुल उसके सामने क्लोज होने से। जब मिट्रल वाल्व क्या होगा, क्लोज होगा, तो उसके बिल्कुल फ्रंट में, उसके बिल्कुल सामने एक साउंड क्रिएट होगी। इस पॉइंट पे उसको हम क्या बोलते हैं, एपिकल पल्स। मिट्रल वाल्व तो क्लोज हो रहा है पर वेंट्रिकल उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये हमें डायरेक्टली वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की एक्टिविटी को बताता है। इसको, इससे जो बीट जनरेट होती है उसको बोलते हैं एपिकल पल्स। ओके, और अब हम बात करते हैं कि एपिकल पल्स का लैंडमार्क क्या है। एक्चुअल में एपिकल पल्स जो है, ठीक है कि मिट्रल वाल्व के क्लोज होने से हार्ट के एपेक्स पे मिलेगी, एपेक्स ऑफ हार्ट पे मिलेगी। तो एपेक्स ऑफ हार्ट को हम लोकेट कैसे करें, हम कैसे ढूंढने कि ये एपेक्स ऑफ हार्ट है। ठीक है, इसको ढूंढने के लिए हमें क्या देखना होगा, हमें हल्का से यहाँ पे डायग्राम बनाना होगा। ये मैंने स्टर्नम बनाया है और ये मैंने क्लेविकल बनाई है दोनों साइड में, और ये है रिब्स, एक रिब, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, ये लेफ्ट साइड है पेशेंट की, तो हमें, क्योंकि हार्ट लेफ्ट साइड में है इसलिए हम लेफ्ट साइड पे फोकस करेंगे। तो पहला इंटरकोस्टल स्पेस, दूसरा इंटरकोस्टल, तीसरा इंटरकोस्टल, चौथा इंटरकोस्टल और पांचवा इंटरकोस्टल। फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, पहली बात याद रखनी है क्या, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। पहली बात, एपिकल पल्स को यदि आप ढूंढ रहे हैं कहां पे होगी, तो पहले तो आपको जो हमारे रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल स्पेस है उनको काउंट करना है। तो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस आ गया। फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के बाद हमने ये देखना है कि मिड क्लेविकुलर लाइन, ये क्लेविकल जो बोन है इसके मिड में जो लाइन आ रही है, और वो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस को कहां मिल रही है। जैसे ये इस पॉइंट पे मिली, इस पॉइंट पे मिली मान लो, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस और मिड क्लेविकुलर लाइन, मिड क्लेविकुलर लाइन और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। तो दूसरा लैंडमार्क किसका क्या है, मिड क्लेविकुलर लाइन। इन दो बातों को आपको याद रखना है। जिस पॉइंट पे फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एंड मिड क्लेविकुलर लाइन मिलते हैं, उस पॉइंट पे हमें क्या मिलती है, एपिकल पल्स मिलती है। एपिकल पल्स उस पॉइंट पे हमें फील होती है, और एपिकल पल्स सबसे रियल पल्स होती है, और ये हमारी हार्ट की एक्टिविटी को क्लियरली सबसे सही बताती है कि हार्ट कितनी एक्टिविटी कर रहा है। इसको बोलते हैं एपिकल पल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसके अंदर एक छोटा सा वेरिएबल है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे, क्योंकि एब्डोमिनल, प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होगा कि जो एब्डोमेन में क्या हो जाएगा, यूट्रस ऊपर तक ग्रोथ कर जाएगी। यूट्रस ऊपर तक ग्रोथ करेगी तो वो डायफ्राम को हल्का सा ऊपर पुश करेगी, जिस वजह से सारे ऑर्गन हल्के हल्के ऊपर की ओर पुश हो जाएंगे। सुपीरियर साइड में ऑर्गन सुपीरियर साइड में पुश होंगे, जिससे क्या है कि हल्का सा हार्ट को भी शिफ्ट मिलेगी। तो जो हमारा पॉइंट रहेगा वो फिफ्थ से शिफ्ट होके 5 पे जा सकता है एट टर्म प्रेगनेंसी, नियर टर्म प्रेगनेंसी के टाइम। ऐसी कंडीशन हो सकती है कि हमें जो पल्स फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे मिल रही थी, मिड क्लेविकुलर लाइन में तो मिलनी है, फिफ्थ इंटरकोस्टल पे मिल रही थी, अब वो फिफ्थ के बजाय फोर्थ इंटरकोस्टल में मिल सकती है। कब,
एट टर्म प्रेगनेंसी। टर्म प्रेगनेंसी का मतलब होता है जब वीक जो है टर्म के वो कंप्लीट हो चुके हैं उसके दौरान, उस टाइम पीरियड पे, नियर टर्म 8th 9th मंथ में। ओके, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। और एपिकल पल्स की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये हमें रियल पिक्चर देती है कि हार्ट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जो बीट हो रही है, वो कैसी बीट है। और इस पल्स को हम फील नहीं कर सकते बाय आवर फिंगर्स। इसको फील करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फील करने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी, स्टेथोस्कोप की। इसको हम स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। स्टेथोस्कोप का यूज करके हम इस पल्स को कहाँ लोकेट करेंगे, लगभग यहाँ 5th इंटरकोस्टल स्पेस आएगा और ये मिड क्लेविकुलर लाइन आ जाएगी। तो इसको इस एरिया में हम सुनेंगे, इस डायग्राम में यदि बात करें तो। ओके, तो एपिकल पल्स की बात यहाँ पे क्लियर आपको होगी। एपिकल पल्स एपेक्स ऑफ हार्ट पे होती है और क्यों जनरेट होती है, ड्यू टू मिट्रल वाल्व क्लोजर। और मिट्रल वाल्व कौन कहाँ किस के बीच में होता है, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के जो बीच का, दोनों के बीच में जो वाल्व है उसके क्लोज होने से ये साउंड पैदा होता है। फाइन, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पल्स के बारे में। नेक्स्ट हमारी जो पल्स है वो है, नेक्स्ट हमारी पल्स है, चलो लैंडमार्क्स दोबारा लिख लें, ऑफ पल्स या पल्स साइट्स। दूसरी इंपॉर्टेंट पल्स इन्होंने क्या लिखी हुई है, वो है कैरोटिड। कैरोटिड पल्स, ये पल्स कहाँ फील होती है, कैरोटिड पल्स। इसका लैंडमार्क क्या होता है, देखो कैरोटिड पल्स को ढूंढने के लिए आपको अपनी गर्दन को रोटेट करना होगा। अपनी गर्दन को एक साइड में रोटेट करिए और फील करिए कि आपके स्टर्नम के ऊपर से एक मसल सीधा बिल्कुल बाहर की साइड में आ जाएगा, एक मसल आपको उभरा हुआ मिलेगा। ये जो मसल है इसका नाम है स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल। स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल को फील करिए। स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल और जो ट्रैकिया है, इन दोनों के बीच में जो खांच बन रही है, उस खांच में यदि आप हल्का सा प्रेस करोगे अपनी उंगलियों को तो वहां पे आपको एक पल्स सुनेगी। और जो दोनों स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल है दोनों साइडों में, इन दोनों मसल्स के अंदर की साइड, दोनों साइड क्या होती है, कैरोटिड पल्स होती है। लेफ्ट साइड और राइट साइड दो कैरोटिड पल्स फील कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इसका लैंडमार्क क्या है, लैंडमार्क स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल एंड, यहां लिख दूं मैं बिटवीन, किसके बीच में, बिटवीन स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल एंड ट्रैकिया। जो खांच बनती है यहां पे, जो स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल आ रहा है और जो ट्रैकिया है उसके साथ में ट्रैकिया जा रही है नीचे की ओर। तो ट्रैकिया और स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल के बीच में जो पॉइंट बन रहा है दोनों के, और जो हमारा गला है, गर्दन है, उसके बिल्कुल मिड पॉइंट पे, वहां पे दोनों साइड में कैरोटिड पल्स फील होती है। अब हम बात करेंगे, ये तो है लैंडमार्क कैरोटिड जो हमारी पल्स है उसका लैंडमार्क इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि कैरोटिड पल्स हमें चेक करनी होती है स्पेशल कंडीशन में, जब किसी पेशेंट का सीपीआर चल रहा हो, जहाँ कोई पेशेंट अनकॉन्शियस या अनरिस्पॉन्सिव फॉल हो गया हो, तो उस टाइम पे हमें कैरोटिड पल्स चेक करनी होती है। इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लैंडमार्क इंपॉर्टेंट है। इस लैंडमार्क को आप प्लीज याद रखिएगा कि इसका स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल और ट्रैकिया के बीच की जो खांच बनती है, जो ग्रूव बनता है, उस ग्रूव के अंदर क्या है, ये पल्स हमें मिलता है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में मिलता है। अब हम कैरोटिड पल्स को तो हमने ढूंढ लिया, इसका रेलेवेंस क्या है। यदि इसके रेलेवेंस की बात करें तो रेलेवेंस इसका है कि इसका यूज हम, इस पल्स का यूज हम कब करते हैं,
ड्यूरिंग CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, या पेशेंट के किसी के भी अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट्स, जो अनअटेंडेड अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट पड़े हैं, हमें लगता है कि ये पेशेंट कार्डियक अरेस्ट हो गया है, उस पेशेंट को देखने के लिए हम कैरोटिड पल्स चेक करते हैं। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में, अडल्ट के लिए यूजुअली यूज की जाती है कैरोटिड पल्स ड्यूरिंग CPR। और इंपॉर्टेंट इसका रेफरेंस एक ये है कि नेवर चेक बोथ कैरोटिड पल्स, जो दोनों साइड की कैरोटिड पल्सेस हैं, एट सेम टाइम। चेक या पालपेट, इसमें पालपेट वर्ड ज्यादा अच्छा रहेगा। आप क्या कर रहे हो, पल्स, जिस दिन मैंने पालपेशन पढ़ाया था उस दिन आपको मैंने बताया था फिजिकल एग्जामिनेशन में कि पल्स को हमें चेक करने के लिए पालपेट करना पड़ता है। तो कभी भी, क्योंकि ये दोनों साइड से हमें दो कैरोटिड पल्स मिल रही हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी पेशेंट की कैरोटिड पल्स चेक करने जा रहे हैं, हमें मिल रही थी, हमने दोनों साइड से उसकी कैरोटिड पल्स को दबा दिया। यदि आप दोनों साइड की कैरोटिड पल्स को दबाओगे तो क्या है कि नॉर्मल कंडीशन, अभी मैं जब वॉल्यूम पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि जब हम मॉडरेट प्रेशर किसी भी आर्टरी पे देते हैं, नॉर्मल यदि उसकी पल्स है, मॉडरेट प्रेशर देते हैं, तो उसकी क्या है, ब्रेन को ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। पर यदि उस पेशेंट की CPR वाली कंडीशन है और आप उसकी कैरोटिड पल्स चेक कर रहे हैं, CPR वाली कंडीशन मतलब पेशेंट अरेस्ट में है, इसका मतलब उसकी पल्स होगी वीक, और आपने उसको दबा दिया तो बिल्कुल ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है। वीक पल्स, जो थ्रेडी पल्स या बिल्कुल कमजोर पल्स जब आ रही हो, पेशेंट अरेस्ट की कंडीशन में हो, यदि आप उसको हल्का सा भी दबाओगे तो पल्स रुक जाएगी, पल्स आगे ब्लड सप्लाई नहीं करेगी। इसलिए अवॉइडेड होता है नॉर्मल कंडीशन में भी, और यदि वो रिससिटेशन की फेज में चल रहा है पेशेंट तो तब तो अवॉइडेड है ही कि आप यदि दोनों कैरोटिड एक साथ दबा दोगे तो उसके हेड को या ब्रेन को ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी पेशेंट के, और जिससे और दिक्कत खड़ी हो जाएगी, ब्रेन के सेल्स डैमेज हो जाएंगे। रही बात, तो ये रहा कैरोटिड पल्स के बारे में इंपॉर्टेंट बातें। कैरोटिड पल्स आपको ढूंढने को पता चल गया कैसे ढूंढते हैं, और दूसरा आपको पता चल गया कि कैरोटिड पल्स को दोनों पल्स को कभी एक साथ प्रेस नहीं करते हैं, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, ब्रेन को ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। हाँ, एक और बात, जब भी आप कैरोटिड पल्स चेक करेंगे तो उसको 10 सेकेंड डू नॉट एक्सीड देन 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड से ज्यादा आप उसको पालपेट नहीं करेंगे, चाहे एक भी कर रहे हैं तो 10 सेकंड से ज़्यादा पालपेट नहीं करें। 10 सेकंड में आपको आइडिया होगा कि पल्स आ रही है या नहीं आ रही है। और एक बात, जब भी आप कोई भी पल्स चेक कर रहे हैं, कैरोटिड ये वो, उस टाइम पे एपिकल पल्स के साथ, ब्रेकियल कर रहे हैं, रेडियल कर रहे हैं, उसको एपिकल पल्स के साथ क्या करके जरूर देख लो, सिंक्रोनाइज करके जरूर देख लो कि एपिकल पल्स की कंडीशन क्या चल रही है। CPR में तो ऐसा नहीं पॉसिबल होगा, पर बाकी कंडीशंस में यदि आप नॉर्मल पेशेंट है, उसकी आप कोई पल्स रेट देख रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप एक बार एपिकल पल्स जो है हमारी, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस कंडीशन में आप क्या करोगे, एपिकल पल्स के साथ उसको जरूर एक बार क्या करोगे, सिंक्रोनाइज करके देख लोगे। वेरी सिंपल। अब आती है नेक्स्ट, टेम्पोरल। तीसरी आती है टेम्पोरल पल्स। इसका लैंडमार्क क्या होता है, ओवर टेम्पोरल बोन। पहली बात, इसका लैंडमार्क ओवर टेम्पोरल बोन। अब टेम्पोरल बोन को कैसे लोकेट करोगे आपको टेम्पोरल बोन को लोकेट करना है तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट उसके हेड को देखना है। उसके जो, ये मान लो
कि पेशेंट का ईयर है, मान लो ये उसका ईयर है, उसके ईयर का जो ट्रैगस है, आगे का जो ट्रैगस ईयर के एंटीरियर साइड में और ट्रैगस से जस्ट अबव 1 इंच अबव, यहाँ इस एरिया में हमारी टेम्पोरल बोन होती है। कान हमारा टेम्पोरल बोन के बीच में ही, टेम्पोरल बोन के जस्ट नीचे होता है, और इस एरिया में आपको कान के जस्ट 1 इंच आगे एंटीरियर साइड में हमें क्या है, वहाँ पे पल्स फील होती है। उस पल्स को हम क्या बोलते हैं, टेम्पोरल पल्स बोलते हैं। किसी स्पेशल कंडीशन में होती है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछने के आसार नहीं है। स्पेशल कंडीशंस में ही हम चेक करते हैं, किसी न्यूरल कंडीशन या कोई और ज़्यादा कोई स्पेशल कोई हो तो तभी हम इसको चेक करते हैं। तो टेम्पोरल का हमें सिर्फ लैंडमार्क याद करना है, ओवर टेम्पोरल बोन, और यदि उसको स्पेसिफाई करके पूछेगा तो ईयर के एंटीरियर साइड में, एंटीरियर एंड सुपीरियर टू ट्रैगस ऑफ द ईयर। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। 3 हमने डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट आती है ब्रेकियल। ब्रेकियल पल्स। फोर्थ, ब्रेकियल पल्स। इसका लैंडमार्क क्या है? लैंडमार्क का मतलब है उसको ढूंढने का तरीका क्या है, कौन सी जगह पे है। तो जो हमारी ब्रेकियल पल्स है उसका लैंडमार्क होता है एंटीक्यूबिटल फोसा। एंटीक्यूबिटल फोसा। मतलब जो आर्म है, अपर आर्म और लोअर आर्म जब दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं तो जो ये एरिया बनता है बीच में, इसको एंटीक्यूबिटल फोसा बोलते हैं। इसके बिल्कुल सेंटर में जो मसल्स जब आगे की ओर जा रहे हैं, हमारे बाइसेप्स, उन मसल्स के बीच में जो ग्रूव बनता है, उस ग्रूव के पास हमें ये वाली पल्स फील होती है। एंटीक्यूबिटल फोसा याद रखिए, बस एंटीक्यूबिटल फोसा। इतना लैंडमार्क पूछेगा कि कौन से लैंडमार्क, इसका लैंडमार्क क्या है, तो हम ढूंढने का लैंडमार्क ये है कि एंटीक्यूबिटल फोसा में हमें कौन सी पल्स मिलेगी, उसका नाम है ब्रेकियल पल्स। अब ब्रेकियल पल्स को यूज़ कब होता है इसको चेक कब किया जाता है? यूजुअली इसको चेक करते हैं हम जब किसी का भी क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते हैं। ब्लड प्रेशर के मॉनिटर करते टाइम इसको चेक करते हैं। तो इसका ये इम्पोर्टेंस हो गया ब्लड प्रेशर मेजरमेंट के टाइम। ब्लड प्रेशर मेजरमेंट के टाइम ब्रेकियल पल्स को यूजुअली चेक किया जाता है। ओके, इसका एंटीक्यूबिटल क्या है, एंटीक्यूबिटल फोसा इसका लैंडमार्क है, और ब्लड प्रेशर मेजरमेंट के टाइम पे इसको यूजुअली चेक किया जाता है। ब्रेकियल पल्स इसका नाम है। नेक्स्ट आती है फिफ्थ जो हमारी पल्स है, उसका नाम है रेडियल पल्स। रेडियल पल्स। अब जो रेडियल पल्स है, और रेडियल पल्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं। रेडियल पल्स जो है, इस पल्स को ढूंढने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें जो थंब वाला साइड है, यानी कि जो रेडियस बोन किस साइड में होती है, थंब वाली साइड में होती है। तो थंब वाली साइड ओवर द रिस्ट, इन अंदर की जो सरफेस है, इंटरनल सरफेस ऑफ रिस्ट और साइड ऑफ थंब, इसमें हमें मिलेगी रेडियल आर्टरी। तो इसमें आ जाएगा इनर आस्पेक्ट ऑफ रिस्ट ऑन साइड ऑफ, या इसको लिखते हैं ऑन साइड ऑफ रेडियस बोन। ओके, ये इसका लैंडमार्क है। मोस्ट कॉमनली
यूज्ड साइट फॉर पल्स चेकिंग। पल्स पाल्पेशन के लिए मोस्ट कॉमनली ये साइट यूज की जाती है, मोस्ट कॉमनली यूज करने होने वाली साइट है, और ये इसका लैंडमार्क है, इनर एस्पेक्ट ऑफ रिस्ट ऑन द साइड ऑफ रेडियस बोन। दूसरा इसका जो मेन रेलेवेंस है वो है एलेन्स टेस्ट। एंड एलेन्स टेस्ट क्यों करते हैं? एबीजी सैंपलिंग, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। एबीजी जो निकालते हैं आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस, यानी कि आर्टरीज के ब्लड के अंदर गैस को एनालाइज करने के लिए जो हम सैंपल लेना होता है वो हमें लेना होता है आर्टरी से। बाकी जितनी भी आर्टरीज की पोजीशंस हमने अभी तक पढ़ी है ना वो सारी डीप है, पर जो रेडियल आर्टरी है ये क्या है, बहुत ही सभी जितनी बाकी साइट्स हैं उन सभी से आसान है सैंपल लेने के लिए किसका? एबीजी का। यानी कि आर्टीरियल ब्लड का यदि हमें सैंपल लेना है तो उसके लिए सबसे इजी कौन सा हमारे लिए ऑप्शन है? रेडियल आर्टरी है। तो रेडियल आर्टरी एबीजी सैंपलिंग के लिए यूज होती है, और एबीजी सैंपलिंग जब हम करते हैं तो एलेन्स टेस्ट करते हैं। उससे क्या पता चलता है कि कोलेटरल सर्कुलेशन कितना है। कोलेटरल सर्कुलेशन को देखने के लिए, कोलेटरल सर्कुलेशन कैसे देखते हैं हम आगे इसके अगले वाली जो हम पढ़ेंगे ना अल्नर, तो उसके अंदर मैं आपको बताता हूं। तो रेडियल पल्स के बारे में हमें क्या क्या चीजें याद करनी है? एक तो ये मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है, और आर्टीरियल ब्लड का एबीजी सैंपलिंग बोल दो जा, आर्टीरियल ब्लड सैंपल यदि लेना हो तो कौन सी साइड से मोस्ट कॉमनली लिया जाता है? वो है रेडियल पल्स, और इसका लैंडमार्क क्या है? इनर एस्पेक्ट ऑफ रिस्ट ऑन द साइड ऑफ रेडियस बोन। जो रेडियस बोन है जो हमारे अंगूठे की साइड है, ऑन साइड ऑफ थंब भी लिख सकते हो। थंब लिखना है तो थंब लिख देता हूं मैं, ठीक है, थंब की साइड में। ओके, तो ये रहा रेडियल पल्स के बारे में अभी तक डिस्कशन। रेडियल पल्स के बाद जो अगली पल्स आती है उसको बोलते हैं अल्नार पल्स। अब अल्नार में क्या होगा कि ये बस जस्ट रेडियस के उल्टी साइड में, ऑन द जिस साइड में अल्ना बोन है हमारी बाहर की साइड, उस साइड में ये वाली हमें आर्टरी फील होगी, पर थोड़ी डीप होती है। और अल्ना का लैंडमार्क क्या है? लैंडमार्क बन गया इनर एस्पेक्ट ऑफ रिस्ट ऑन साइड ऑफ लिटिल फिंगर की साइड में। और यूज कब करते हैं? देखो, जब एबीजी का हमें सैंपल लेना होता है ना, आर्टरी से सैंपल लेने हैं, तो हमें एक बात इंश्योर करनी होती है कि उस पर्टिकुलर एरिया में दोनों आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रही है कि नहीं। अल्नर आर्टरी एंड रेडियल आर्टरी दोनों साइड से ब्लड हाथ को जा रहा है कि नहीं जा रहा। इसको चेक करने के लिए हम एलेन्स टेस्ट करते होते हैं, और एलेन्स टेस्ट क्या होता है? दोनों आर्टरीज को हम एक साथ दबा लेते हैं। ये देख रहे हैं कि यदि हमने मान लो रेडियल आर्टरी से सैंपल निकाला और इसको कुछ हो गया, बाई चांस इसमें कोई क्लॉट बन गया, तो क्या हाथ की जो ब्लड सप्लाई है वो अल्नर आर्टरी दे देगी या नहीं दे पाएगी? क्या वो कंपैटिबल है ब्लड सप्लाई देने में? तो इन दोनों को करना क्या है? इन दोनों को दबा लेना है और फिर फिस्ट को बंद करना है, खोलना है, बंद करना है, खोलना है। इससे क्या है कि पूरा सफ़ेदी आ जाएगी, हाथ में सफ़ेद पड़ जाएगा, ठीक है, हाथ में सफ़ेदी आ जाएगी, ब्लड की कमी हो जाएगी। इसको मॉडरेट प्रेशर देके दबा लेना है पहले दोनों को, और फिर क्या करना है? अल्ना को रिलीज कर देना है। अल्ना को रिलीज किया तो क्या होगा? एकदम से पूरे हाथ में रेडनेस आ जाएगी। यदि रेडनेस आ गई इसका मतलब है कि आप रेडियल आर्टरी से सैंपल ले सकते हैं, अल्ना से नहीं, रेडियल से सैंपल ले सकते हैं। यदि कुछ हुआ तो अल्ना संभाल लेगी, हाथ को बचा लेगी कुछ होने से, ठीक है। तो अल्ना आर्टरी का जो मेन फंक्शन हमारे यूज में आता है वो है एलेन्स टेस्ट में। एलेन्स टेस्ट में हम अल्ना को फील करते हैं और इसको दबा के चेक करते हैं कि ये कोलेटरल सर्कुलेशन हाथ को दे रही है या नहीं दे रही है। कोलेटरल सर्कुलेशन का मतलब होता है यदि एक आर्टरी उसी जगह पे ब्लड दे रही है तो दूसरी आर्टरी भी उसी जगह पे ब्लड दे रही है या नहीं दे रही है।
कोलेटरल सर्कुलेशन में 2 आर्टरियां एक ही जगह पे ब्लड देती होती है। ठीक है, तो अब आ गया अल्ना से नेक्स्ट फीमोरल। सेवंथ पॉइंट पे आ गई फीमोरल, फीमोरल पल्स। अब फीमोरल कैसे चेक करेंगे? देखो जी, जो पर्सन का सिम्फाइसिस प्यूबिस है, यहाँ पे बीच में दोनों पेल्विस के बोन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सिम्फाइसिस प्यूबिस से हम किस चीज को ढूंढेंगे? सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, इन दोनों में से बीच में एक इमेजिनरी लाइन खींचेगी और उस इमेजिनरी लाइन के बिल्कुल मिड पॉइंट पे हमें क्या मिलेगी? फीमोरल आर्टरी मिलेगी। उन किसके? एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, जो पेल्विस का एंटीरियर एंड सुपीरियर पार्ट है। जो ऐसे पेल्विस होता है ना, पेल्विस के बोन होते हैं, तो बोन का एंटीरियर एंड सुपीरियर पार्ट, एंटीरियर सुपीरियर पार्ट से सिम्फाइसिस प्यूबिक के बीच में जो मिड इमेजिनरी लाइन बन रही है, उसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे हमें क्या मिलती है? फीमोरल आर्टरी मिलती है। तो एंटीरियर तो ये कहाँ मिल रही है? एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से इमेजिनरी लाइन, ठीक है, इमेजिनरी लाइन का मिड पॉइंट, और वो कहां तक जा रही है इमेजिनरी लाइन? सिम्फाइसिस प्यूबिस, जो पेल्विस के दोनों बोन एक दूसरे से मिल रहे हैं, सिम्फाइसिस प्यूबिस जो जॉइंट बन रहा है उसके बीच में और एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के बीच में जो इमेजिनरी लाइन खींची, उसका जो मिड पॉइंट है उस इमेजिनरी लाइन का, ठीक है, हमने ऐसे दिमाग में, इमेजिनरी लाइन मतलब दिमाग में सोच लिया कि इसका मिड पॉइंट ये होगा, तो जो मिड पॉइंट पे हम यदि फील करते तो वहां पे हमें कौन सी आर्टरी फील होती है? फीमोरल आर्टरी, और उसको बोलते हैं हम फीमोरल पल्स। फीमोरल पल्स वहां पे हमें फील होती है। अब फीमोरल पल्स का आप बोलोगे कि यूज क्या है? देखो, फीमोरल पल्स का सिंपल एक यूज है कि यदि कोई भी हम यूज कर रहे हैं फीमोरल, फॉर एग्जांपल फीमोरल अप्रोच से 6 या 7 नंबर था इसका, फीमोरल पल्स। तो फीमोरल का मेन फंक्शन क्या है? देखो, ये बता रही है कि जो लेग है पर्टिकुलर पर्सन या पेशेंट की, उसके लेग या लोअर लिम्ब को ब्लड सप्लाई कैसी हो रही है, कितनी क्वालिटी की ब्लड सप्लाई हो रही है। एक नंबर कि हम यदि लिम्ब, उस पर्टिकुलर लिम्ब को ब्लड सप्लाई चेक कर रहे हैं कि इस वाले लिम्ब को कितनी ब्लड सप्लाई हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, और दोनों को कंपैरिजन करके देख लेंगे, दोनों साइड का। मोस्टली इसको जैसे यूजुअली पल्स रेट चेक करने के लिए बहुत कम यूज में लेते हैं। अकेला ये यूज होती है किन कंडीशन में? यदि वो इन्फेंट रिससिटेशन, इन्फेंट या चाइल्ड का रिससिटेशन हो रहा हो, ठीक है, उसके सीपीआर के टाइम पे ये यूज कर सकते हैं। और ब्रेकियल में एक बात मैं बताना आपको भूल गया, ब्रेकियल जो है वो भी यूज करते हैं हम इन्फेंट के लिए, इन्फेंट एंड चाइल्ड के लिए पल्स रेट चेक करने के लिए। वो हम सीपीआर में आगे डिटेल में आपको मैं बता दूंगा। तो फीमोरल आर्टरी का मेन ये फंक्शन रहेगा कि उससे हमें ये पता लगेगा कि जो लिम्ब है, लोअर लिम्ब है, उनमें जो ब्लड सप्लाई हो रही है वो कैसी हो रही है। और दूसरा ये रहेगा कि जब कार्डियक कैथेटराइजेशन करते हैं, कार्डियक कैथेटराइजेशन करते हैं, कार्डियक कैथेटराइजेशन, तो कार्डियक कैथेटराइजेशन से बहुत बार हम फीमोरल अप्रोच से जाते हैं, फीमोरल आर्टरी से अप्रोच करते हैं जब हमें किस साइड में जाना होता है, हार्ट की लेफ्ट साइड में जाना होता है, आयोटा से जाना होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाना होता है। उस कंडीशन में हमारी जो अप्रोच होती है वो फीमोरल आर्टरी से होती है। तो उस कंडीशन में क्या है कि हमें ये पल्स फील करनी पड़ सकती है आफ्टर कार्डियक कैथेटराइजेशन कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आया है, ताकि लिम्ब को ब्लड सप्लाई कम तो नहीं हो गई है।
ये देखने के लिए हम उस फीमोरल आर्टरी को चेक कर सकते हैं, पर उस पर्टिकुलर साइट पे तो बहुत ज़्यादा बैंडेज होती है, उससे हम छेड़छाड़ नहीं करते हैं। पर फीमोरल आर्टरी का यूज़ कार्डियक कैथेटराइजेशन के लिए यूजुअली करते हैं, और उसके आफ्टर जब उसकी ब्लीडिंग वगैरह के चांसेस हमें लगता है कि नहीं है, उसके बाद में हम इसको चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी पॉप्लिटियल एंड पॉप्लिटियल पल्स। अब पॉप्लिटियल पल्स कहाँ पे होगी? ये पॉप्लिटियल फोसा में होगी, पॉप्लिटियल एरिया। ये कहाँ होता है एरिया? बिहाइंड द नी। जो हमारी पटेला है, नी है, जो हमारा घुटना है, घुटने की बैक साइड की जो ग्रूव बनता है, जो खांच बनती है, फोसा बनता है, उसको पॉप्लिटियल फोसा बोलते हैं। उस पॉप्लिटियल फोसा के बिल्कुल अंदर सेंटर में हमें कौन सी पल्स मिलती है, उसको पॉप्लिटियल पल्स बोलते हैं। ये पल्स कब चेक की जाती है? तो इसका सिंपल सा एक ही आंसर है कि जिन केसेस में या तो क्या हो रखा हो कि कोई आर्टीरियल डिजीज हो, आर्टीरियल कोई इनसफिशिएंसी की डिजीज हो, इनसफिशिएंसी, जैसे रेनॉल्ड्स डिजीज होती है, रेनॉल्ड्स डिजीज में क्या है? आर्टरीज इनकम्पैटिबल हो जाती हैं। तो उस कंडीशन में हम चेक कर सकते हैं कि पॉप्लिटियल आर्टरी आगे ब्लड सप्लाई कितना कर रही है। रेनॉल्ड्स डिजीज में क्या है कि आर्टरीज इनकम्पैटिबल हो जाती हैं लिम्स की, लोअर लिम्स की, और वो बर्जस डिजीज ये होता है दोनों बर्जस डिजीज एंड अपनी रेनॉल्ड्स डिजीज, इनमें क्या है कि ब्लड सप्लाई नहीं करती है लिम्स को। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? पॉप्लिटियल आर्टरी को फील कर सकते हैं। और दूसरी कंडीशन जो इंपॉर्टेंट है, उस जब पॉप्लिटियल आर्टरी को फील किया जाता है वो है ट्रॉमा के केसेस में। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि थाई में मान लो फ्रैक्चर हो गया, थाई के अंदर बहुत मैसिव ट्रॉमा हो गया पेशेंट को, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो लोअर लिम्ब है, मान लो थाई फीमर बोन का फ्रैक्चर और वहां पे एक बड़ा सारा कट भी है, बड़ा सारा इंजरी भी है, घाव भी है, तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि ब्लड सप्लाई लोअर लिम्ब को हो रही है कि नहीं हो रही है। उस केस में भी हम कौन सी आर्टरी से चेक कर सकते हैं? पॉप्लिटियल आर्टरी से हमें ये पता चल जाएगा कि एटलीस्ट नी तक कितनी ब्लड सप्लाई आ रही है। तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के केस जब फीमर फ्रैक्चर हो गई या वहां पे लार्ज ट्रॉमा आ गया उसकी थाई पे पेशेंट के, तो पॉप्लिटियल आर्टरी हम फील करके ये पता लगा सकते हैं कि कितनी ब्लड सप्लाई और लोअर लिम्ब को हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है। पॉप्लिटियल के बाद में जो आर्टरी आती है वो है पोस्टीरियर टीबियल, पोस्टीरियर टीबियल। तो टीबिया के पोस्टीरियर साइड में इसका लैंडमार्क आपसे पूछ सकता है। ठीक है, लैंडमार्क, इसका लैंडमार्क क्या बनेगा? जो अब देखो, जो हमारी टीबिया बोन है वो हमारी जो, जैसे हम सीधा खड़ा है, जैसे मैं सीधा खड़ा हूं, तो मेरी जो अंदर की साइड है, जो मेरे ग्रेटर टो, मेरे पैर के अंगूठों की साइड में जो बोन है, अंदर की साइड, पैर के अंदर की साइड में जो बोन है वो है टीबिया। तो जो टीबिया जब अपना जॉइंट बनाती है मेरे फुट के साथ, मेरे फुट के जो बोन है उनके साथ जब टीबिया जॉइंट बनाती है, उस जॉइंट का जो बाहर के साइड में उभरा हुआ हिस्सा होता है उसको बोलते हैं मेलियोलस। और जो अंदर का मेलियोलस होता है उसको बोलते हैं मीडियल मेलियोलस, मतलब अंदर की साइड, अंदर वाला मीडियल मेलियोलस के बिहाइंड यहां थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, बिहाइंड यानी कि बिहाइंड या पोस्टीरियर या बिहाइंड नहीं लिखेंगे इसको, बिहाइंड अच्छा नहीं लगेगा, या लिखेंगे हम पोस्टीरियर टू मीडियल मेलियोलस। जो अंदर के, ये देखो इसके पैर की अंदर की साइड जो टीबियल बोन आ रही है, टीबियल बोन ने अपना जॉइंट बना ला, यहाँ पे मीडियल मेलियोलस बनेगा, जो उभरी हुई हमारी बोन होती है अंदर की साइड में पैर के। ठीक है,
और जो मीडियल मैल्यूलस बनेगा मीडियल मैल्यूलस की जस्ट बैक साइड में, पोस्टीरियर टू मीडियल मैल्यूलस। ये किसका लैंडमार्क है? पोस्टीरियर टीबियल। नाम से पता लग रहा है पोस्टीरियर टीबियल, टीबिया के पोस्टीरियर में। तो यदि आंसर में टीबिया पोस्टीरियर टीबियल लिख के और बोल देगा कि टीबिया की पोस्टीरियर साइड में कौन सी होती है, पोस्टीरियर टीबियल, आप ढूंढ लोगे। तो वो क्या लिखेगा वहां पे? पोस्टीरियर टू मीडियल मैल्यूलस, ये बोलेगा आपको। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब इसका यूज क्या है? तो फुट को या लोअर लिम्ब को कितनी ब्लड सप्लाई हो रही है, फुट को तो नहीं बताएगी ये, पर लोअर लिम्ब जो हमारे टीबिया के एंड पॉइंट तक हमारा जो लोअर लिम्ब है उसको किस क्वालिटी की पल्स रेट मिल रही है, कितनी ब्लड सप्लाई हो रही है, उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, ये वाली पल्स चेक करते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा, थाई का ट्रॉमा, पेल्विस का ट्रॉमा, और जो हमारी काफ का ट्रॉमा, टीबिया का फ्रैक्चर, फिबुला का फ्रैक्चर, फीमर का फ्रैक्चर, उन कंडीशन में हम ये देखने के लिए कि पैर को ब्लड सप्लाई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में कि पैर को या लोअर लिम्ब को कितनी ब्लड सप्लाई आ रही है, तो पोस्टीरियर टीबियल का यूज़ कर सकते हैं उस कंडीशन में। लास्ट में आती है जो सबसे दूर हमारी पल्स है हमारी बॉडी की, जो बिल्कुल डिस्टेंट लेवल पे है, तो वो है डोर्सैलिस पेडिस। डोर्सैलिस पेडिस में क्या है कि जैसे हम देखें कि ये किसी का फुट है, हम ऐसे सामने से फुट को देख रहे हैं, तो जो ग्रेटर टो है, ग्रेटर टो और जो उसकी फर्स्ट फिगर है, फर्स्ट टो, ग्रेटर टो के बाद वाली जो फर्स्ट टो है, उन दोनों के बीच में हमें मिलता है, बिटवीन ग्रेटर टो एंड फर्स्ट टो के जो बोन है उनके बीच में एट डोर्सल सरफेस ऑफ फुट, तो इसको बोलेंगे डोर्सल पेडिस। तो आ जाएगा एट डोर्सल सरफेस बिटवीन bones of greater toe and first toe। इन दोनों के जो बोन है, यहाँ वाले फुट के बोन, जो उसके डोर्सल सरफेस के बोन है, उनके बीच में हमें ये वाली पल्स डोर्सल पेडिस फील होती है। और इसका यूज़ क्या है कि फुट को ब्लड सप्लाई देखने के लिए, और जो मैक्सिमम दूरी पे हमारी बॉडी, हमारे हार्ट से मैक्सिमम दूरी पे जो ब्लड सप्लाई को देखने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसका लैंडमार्क पूछ सकता है। और फुट को ब्लड सप्लाई देखने के लिए यूजुअली इसको यूज़ किया जाता है, ब्लड सप्लाई टू फुट, ब्लड सप्लाई टू फुट, ये देखने के लिए हम डोर्सल पेडिस का यूज़ करते हैं। ये हमारे सारे लैंडमार्क विद पल्स साइट हमने पढ़े। अब आ जाएगा इसका अगला वेरिएबल जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी, वो है पल्स रेट। अब पल्स रेट का मीनिंग कि जो हम जिस बीट को काउंट कर रहे हैं, वो बीट जो लेफ्ट वेंट्रिकल ने जनरेट की और आर्टरीज में फैल गई पूरी बॉडी की, वो बीट पर मिनट में कितनी बार आ रही है। तो नॉर्मली अडल्ट के केस में कितनी आनी चाहिए? 60 to 100 बीट्स पर मिनट आनी चाहिए। ठीक है, 60 to 100 बीट्स पर मिनट आनी चाहिए। और यदि हम बात करें न्यूबॉर्न की, नॉर्मल बता रहा हूं अभी, तो न्यूबॉर्न की वो होनी चाहिए 120 to 140 के बीच में।
और यदि मैं बात करूं फीटस की, तो उसकी पल्स रेट होनी चाहिए 130 to 160। कुछ बुक्स में 180 तक लिखा मिलेगा, 130 to 160 पर मिनट। कुछ में 140 to 160, 130 to 180 तक भी लिखा मिलेगा। ये नॉर्मल वेरिएबल्स है। अडल्ट के लिए 60 to 100, न्यूबॉर्न के लिए 120 to 140, 110 to 140 भी नॉर्मल है, और फीटस 130 to 160। जब इंट्रायूट्रन लाइफ में है तो इतनी उसकी क्या होनी चाहिए, हार्ट बीट होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट बात करें कि जो उसके रेट है, यदि वो रेट अडल्ट की जो रेट है वो रेट 60 से कम हो जाए तो क्या होगा, क्योंकि ये तो एक हमने क्या कर दिया, एक रेंज दे दी। यदि 60 से कम पड़ती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रैडी कार्डिया। और यदि वो 100 से ज़्यादा हो जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, तो मैंने पहले भी बताया था आपको, टैकी का मतलब तेज और कार्डिया का मतलब हार्ट चल रहा है तेज, टैकी कार्डिया। वेरी सिंपल। ये दोनों रेट की एबनॉर्मलिटीज आ गई हमारे साथ। अब और यदि हम डिस्कस करें तो पल्स रेट के बाद जो अगला वेरिएबल आता है वो क्या होता है, रेट के बाद में आती है इसकी वॉल्यूम। वॉल्यूम या एम्पलीट्यूड। वॉल्यूम का मतलब होता है कि जो पल्स आ रही है उसकी क्वालिटी क्या है, उसके अंदर कितना सारा ब्लड आ रहा है, जो वेव आ रही है वो कितनी स्ट्रॉन्ग वेव आ रही है, जो बीट आ रही है वो कितनी स्ट्रॉन्ग आ रही है और कितनी हल्की आ रही है। तो इसको हम ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। इसके हमने 4-5 ग्रेड्स बना रखे हैं और पल्स की वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। तो जैसे हम उसको फील करते हैं उसको हम एक ग्रेड दे देते हैं कि ये कौन सी ग्रेड की पल्स है। और आपसे पेपर में भी पूछ सकता है कि भाई +3 का मतलब क्या होता है, +2 पल्स का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब क्या होता है, 4 का मतलब क्या होता है। तो उसको हम आज डिस्कस करते हैं। वॉल्यूम का मतलब सिर्फ इतना है कि पल्स जो है उसकी क्वालिटी क्या है, वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, बीट कितनी स्ट्रॉन्ग है और कितनी हल्की है, इसको बोलते हैं वॉल्यूम। तो सबसे पहले आता है जीरो ग्रेड की पल्स। जब पल्स क्या होती है, पल्स एब्सेंट होती है, उसको हम ग्रेड देते हैं जीरो ग्रेड। यदि उसने पूछ लिया कि पल्स एब्सेंट है, आपको डॉक्यूमेंट करना है, तो आप क्या डॉक्यूमेंट करोगे, तो आप करोगे 0 ग्रेड। ओके, इसको ग्रेडिंग भी बोल सकते हैं, पल्स की ग्रेडिंग। और फिर आता है +1। +1 में पल्स आती है। अब आप देखो कि +1 मतलब हल्की सी पल्स आई है, हल्की सी, तो उसको बोलते हैं थ्रेडी पल्स। थ्रेडी पल्स का मतलब बिल्कुल धागे जैसी, बिल्कुल पतली। और इसकी एक खासियत क्या होगी कि इसको बिल्कुल लाइट प्रेशर भी आप दोगे ना, यदि आपको एक्सपीरियंस नहीं है पल्स चेक करने का और पेशेंट को थ्रेडी पल्स आ रही है, आप पल्स चेक करने गए, आप जाते ही उसके हाथ को दबा दोगे और आप बोलोगे इसके पल्स आ ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि आप उस पर ज़्यादा प्रेशर डाल दोगे और पल्स बंद हो जाएगी। इसलिए इसको बड़े हल्के हाथ से फील करना होता है और इसका नाम होता है थ्रेडी पल्स। कब आती है? जब हार्ट का वेंट्रिकल जो है, लेफ्ट वेंट्रिकल, वो उसका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बहुत कम हो गया है। किन कंडीशन में? जैसे वो फिब्रिलेशन की कंडीशन में होता है, जहाँ वॉल्यूम जो है, अपने ब्लड वॉल्यूम है वो बहुत कम हो रखा है और बहुत ज़्यादा हाई लेवल का टैकीकार्डिया हो रखा है, मतलब 150 से अबव टैकीकार्डिया में पेशेंट है। तो हार्ट के पास उतने रिकॉइल करने का टाइम ही नहीं होगा कि वो दोबारा से फील हो सके, बस वो जल्दी जल्दी धड़कता जाएगा। तो जो पल्स जनरेट करेगा वो बिल्कुल थ्रेडी पल्स होगी। उसको अब क्या ग्रेड देते हैं? +1 ग्रेड देते हैं। फिर आती है +2 ग्रेड की पल्स, इसको बोलते हैं वीक पल्स। थ्रेड से हल्की सी स्ट्रॉन्ग होती है, थ्रेड से हल्की सी स्ट्रॉन्ग,
पर यदि इस पे भी थोड़ा सा प्रेशर आप अप्लाई करोगे थ्रेडी से हल्का सा ज्यादा, तो ये भी पल्स क्या हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। तो यहां लिख दूं मैं डिसअपीयर्स विद लाइट प्रेशर, दोनों पल्स ये गायब हो जाती हैं। पर यदि वो थ्रेडी से हल्की सी स्ट्रॉन्ग है तो आप उसको कौन सी ग्रेड दोगे, +2 ग्रेड दोगे। आप बोलोगे इसकी पल्स का नाम क्या है, वीक पल्स है, थोड़ी वीक आ रही है। फिर आएगा +3, ये हो जाएगा नॉर्मल पल्स। और ये भी नॉर्मल पल्स की एक और क्वालिटी होती है, नॉर्मल पल्स भी गायब होती है। अब आपको बात समझ आ रही होगी, नॉर्मल पल्स भी गायब होती है। और कैसे गायब होती है, मॉडरेट प्रेशर से ये गायब हो जाती है। अब मैंने आपको कहा था कि कैरोटिड पल्स जब किसी की सीपीआर चल रही हो तो कैरोटिड पल्स को 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं दबाना है और दोनों को एक साथ नहीं दबाना है। अब दोनों को एक साथ नहीं दबाने की वजह समझ आ गई, क्योंकि उस पेशेंट की जिसकी सीपीआर चल रही है मैं कंफर्म हूं कि उसकी पल्स कैसी होगी, जा थ्रेडी होगी जा वीक होगी। और आपने उस पर लाइट सा प्रेशर भी डाला, पल्स रुक जाएगी। और पल्स रुक गई मतलब, और आपने 1 मिनट तक रोकी रखी तो क्या होगा, आप काउंट करते रहे 1 मिनट तक, तो क्या उसके ब्रेन के जो टिश्यू हैं उसको ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, ब्लड सप्लाई इंटरप्ट होगी। तो आपको पता है भली बात कि जो सीएनएस के जितने भी सेल हैं, न्यूरॉन्स हैं, वो दोबारा रीजनरेट होने की कैपेसिटी नहीं रखते हैं। नॉर्मल पल्स भी मॉडरेट प्रेशर हम डाल के, देखो इसको प्रेशर डाल के हमें देखना पड़ेगा एक बार। जैसे हम मान लो रेडियल चेक कर रहे हैं तो थोड़ा प्रेशर डाल के देख लेंगे गायब हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि ये पता लगाना है कि बाउंडिंग तो नहीं है। क्योंकि जो बाउंडिंग पल्स होती है वो मॉडरेट प्रेशर से गायब नहीं होती है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग पल्स आती है, बाउंड करती है। बाउंड मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, बाउंड करती है। तो आप उसको क्या दोगे, 4 ग्रेड दोगे और आप मॉडरेट प्रेशर भी अप्लाई कर दोगे तो वो गायब नहीं होगी, हल्का फुल्का ब्लड आपके हाथ से नीचे से भेजती रहेगी आगे। तो उसको बोलते हैं बाउंडिंग पल्स, ग्रेड देते हैं उसको +4। दोबारा से इसको रीसमराइज कर लेते हैं। 0 ग्रेड हम देते हैं जहां पे पल्स फील नहीं हो रही है, प्लस ग्रेड देते हैं जब पल्स थ्रेडी फील हो रही हो, +2 देते हैं जब वीक पल्स हो, लाइट प्रेशर से वो क्या डिसअपीयर हो रही हो, +3 हम उसको देते हैं जो नॉर्मल पल्स है और मॉडरेट प्रेशर से डिसअपीयर हो रही है। 4+4 उसको देंगे जो प्रेशर डालने पे डिसअपीयर नहीं हो रही है, मॉडरेट प्रेशर डाल रहे हैं तो भी पल्स डिसअपीयर नहीं हो रही है और बड़ी स्ट्रॉन्ग पल्स आ रही है। यानी कि आप उसको फील करोगे ना तो आपकी उंगलियों को ऐसे उठा उठा के फेंकेगी, उसको आप क्या बोलोगे, बाउंडिंग पल्स। बाउंडिंग पल्स की क्या निशानी होती है कि उस पेशेंट को, जैसे हमने थ्रेडी और वीक पल्स की बात की कि पेशेंट डिहाइड्रेटेड हो सकता है, हाइपोवोलेमिया में हो सकता है, या उसको डिसअरिथमिया की कंडीशन हो सकती है और बहुत ज़्यादा टैकीकार्डिया हो सकता है पेशेंट को। बाउंडिंग पल्स की कंडीशन में एक बात श्योर है कि या तो उसको क्या है, हाइपरवोलेमिया है, हाइपरवोलेमिया, या तो फ्लूइड की वॉल्यूम, ब्लड की वॉल्यूम ज्यादा हो रखी है, हाइपरवोलेमिया हो रखा है, और या फिर क्या है उसको जो आइनोट्रोप्स हैं, आइनोट्रोप्स उनका लेवल ज्यादा है, यानी कि नॉरएड या एड्रीनलिन ADR का लेवल ब्लड के अंदर, हार्मोन्स का एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन का ज़्यादा लेवल है। और क्योंकि वो दोनों क्या करते हैं, बीटा जो रिसेप्टर होते हैं, β2 रिसेप्टर, उनको एक्टिवेट कर देते हैं और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। जब हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल का या दोनों वेंट्रिकल्स का फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उतनी वेव्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैदा होंगी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेव्स क्या करेंगी, आगे जाके बाउंडिंग पल्स पैदा करेंगी। इसी के साथ हमारा वॉल्यूम हमने समझ लिया कि वॉल्यूम का नॉर्मल एबनॉर्मल क्या है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वॉल्यूम के बाद रिदम की। रिदम जैसे मैंने रेस्पिरेटरी में भी बात की थी कि जो एक पैटर्न है, टाइम को यदि हम एक एक्सेस पे ले लें और मान लो कि उस बंदे की पल्स रेट जो है वो चल रही है फॉर एग्जांपल 60, तो हर बीट हर सेकंड पे आनी चाहिए, हर सेकंड पे एक बीट आना चाहिए। एक जो डिफरेंस होना चाहिए वो हर बीट के बीच में कितना होना चाहिए, 1 सेकंड का होना चाहिए, 1 सेकंड, 1 सेकंड,
1 सेकेंड। इसका मतलब 60 बीट्स आ रही हैं, एक सेकंड बाद आ रही हैं, 60 सेकंड में 60 बीट्स, तो रेगुलर रिदम है। क्या है? रेगुलर रिदम, पहली बात। और यदि इनके अंदर ऐसा कुछ चल रहा है कि एक के बाद दूसरी बीट, तो पहली जो बीट थी वो हाफ सेकंड में ही आ गई, मिनी सेकंड 30 मिनी सेकंड के बाद ही आ गई पहली 2 बीट, फिर उसके बाद भी ऐसे ही चला, यानी कि पहले 2 सेकंड या 3 सेकंड में खूब सारी 5-6 बीट्स आ गई, और फिर आगे आने वाले जो सेकंड्स थे उनके अंदर बीट आई नहीं। तो क्या है? एकदम से क्लस्टर ऑफ बीट्स आ रहे हैं, फिर पॉज आ रहा है, फिर बीट्स आ रही हैं, तो क्या है? जो रिदम है वो क्या हो गया? इररेगुलर हो गया। उसको बोल देते हैं इररेगुलर रिदम। अब हमें एक बात समझ आ जानी चाहिए, रेगुलर रिदम तो हम सबकी है, और इररेगुलर रिदम किसकी होगी? इररेगुलर रिदम किसकी होगी? जिसको क्या हो रखा हो? एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन हो रखा हो, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन हो रखा हो, मतलब एट्रिया एंड वेंट्रिकल क्या नहीं कर रहे हो? सिंक्रोनाइज फिब्रिलेशन। आप कार्डियक सिस्टम में पढ़ेंगे। फिब्रिलेशन एक्चुअली क्या होता है? जो हमारे एट्रियम और वेंट्रिकल है उनके मसल्स जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सारे के सारे मसल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। यदि वो मसल्स किसी प्रॉब्लम की वजह से खुद कंफ्यूज हो गए हैं, कोई 2 मसल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दूसरे 2 मसल अलग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर तीसरे 2 मसल अलग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इस वजह से उनके अंदर जो सिंक्रोनी है वो बिगड़ जाएगी, और उस कंडीशन को हम बोलते हैं फिब्रिलेशन। उस फिब्रिलेशन का हमारी पल्स पे क्या इफेक्ट आता है कि हमारी पल्स की जो रिदम है वो क्या हो जाती है? इररेगुलर हो जाती है। और दूसरी बात, हम उसकी पल्स चेक कर रहे हैं, और यदि उसकी पल्स इररेगुलर आ रही है तो हम बता सकते हैं कि उसको कोई ना कोई क्या हो रखा है? डिसरिदमिया हो रखा है। क्या हो रखा है? डिसरिदमिया हो रखा है। डिसरिदमिया मतलब रिदम खराब हो रखी है, डिस हो रखी है। डिसरिदमिया मतलब रिदम खराब हो रखी है। तो हमें आइडिया हो जाएगा, हमने पल्स चेक की, हमने पल्स की रिदम को पकड़ने की कोशिश की, और उसकी रिदम क्या आ रही थी? उसकी रिदम सही नहीं आ रही थी, इररेगुलर आ रही थी। कुछ सेकंड में एकदम से पल्स आ जा रही है, फिर पल्स नहीं आ रही है, फिर एकदम से पल्स आ रही है, फिर नहीं आ रही है, इररेगुलरिटी चल रही है। और इररेगुलरिटी के साथ ही हमने लिखा कि पल्स इसकी चल रही है इररेगुलर, और इसकी जांच क्या करनी पड़ेगी? फॉर एनी डिसरिदमिया। जब हमने चेक किया तो या तो उसके पेशेंट का वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन निकल गया, और या उसका एट्रियल फिब्रिलेशन निकल गया, या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया निकल गया। ये 3 प्रकार के डिसरिदमिया मोस्ट कॉमनली पाए जाते हैं जो आप कार्डियक सिस्टम में पढ़ेंगे। रिदम की और ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो है जैसे डायकॉटिक पल्स आना। डायकॉटिक पल्स में क्या होता है कि जब देखो हमारा हार्ट बीट कर रहा है, हमारे हार्ट ने एक बार बीट किया, तो पल्स भी तो एक बार आनी चाहिए ना। मान लो हम रेडियल चेक कर रहे हैं, तो एक बार हार्ट बीट करे तो एक बार ही रेडियल आए, एक बार हार्ट बीट करे एक बार रेडियल पल्स आए। पर नहीं, कुछ कंडीशंस में रिदम ऐसे बिगड़ जाती है कि हार्ट तो एक बार बीट करेगा। हार्ट की एक बीट का क्या पता चलेगा? आप कौन सी पल्स चेक कर लोगे? मैंने कहा था कि आपको एपिकल पल्स के साथ मिलान कर लेना है। आप एपिकल पल्स चेक कर लोगे, एपिकल पल्स के साथ कौन सी पल्स को मिला के देख लोगे? सिंक्रोनाइज करके देख लोगे रेडियल पल्स को। जब आप दोनों को कंपैरिजन करके देखोगे तो उन कंपैरिजन में क्या निकलेगा? एपिकल पल्स एक बार आएगी और रेडियल पल्स 2 बार आ जाएगी उतने टाइम में। ठीक है, इधर से एक बार पुश किया, आगे 2 बार जा रहा है, इसका मतलब उसको बोलते हैं डायकॉटिक पल्स। ठीक है, और डायकॉटिक जो पल्स होती है वो एक रिदम की प्रॉब्लम में काउंट की जाती है। नेक्स्ट आ जाता है डायकॉटिक पल्स के बाद में इंटरमिटेंट।
तो इंटरमिटेंट पल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। इंटरमिटेंट पल्स क्या होती है, एक बार पल्स नॉर्मल आएगी और फिर गायब हो जाएगी, बीच में पॉज आएगा, फिर दोबारा से पल्स आएगी, फिर पॉज आ जाएगा, फिर पल्स चलेगी, फिर पॉज आ जाएगा। ऐसा यदि चल रहा है तो उसको इंटरमिटेंट पल्स बोलते हैं। इसके साथ एक और एबनॉर्मलिटी हम रिदम की देखते हैं, उसको बोलते हैं पल्स डेफिसिट। उसको क्या बोलते हैं, पल्स डेफिसिट। कि पल्स डेफिसिट उस कंडीशन को बोलते हैं जब हार्ट तो 2 बार धड़का, हार्ट ने वेंट्रिकल ने 2 बार पंप किया, पर जो रेडियल जो पेरिफेरल में वेव पहुंच रही है वो सिर्फ 1 बार पहुंच रही है। इसका मतलब पल्स डेफिसिट हो रही है, पल्स कम हो रही है, जितनी उसको होना चाहिए था उतनी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम एपिकल पल्स के साथ नाप के देखेंगे। एपिकल पल्स मान लो उसकी क्या आ रही है, इस कंडीशन में यूजुअली 160 और रेडियल पल्स आएगी 80। तो आप क्या बोलोगे, इसकी पल्स डेफिसिट है। किस कंडीशन में यूजुअली होता है, मिलता है ये देखने को, एट्रियल फिब्रिलेशन या वेंट्रिकुलर डिसरिथमिया जो होते हैं उनमें देखने को ये प्रॉब्लम मिलती है। एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है या वेंट्रिकुलर डिसरिथमिया में क्या होता है कि जो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की रेट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन की एट्रियल फिब्रिलेशन में एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन की रेट बहुत फास्ट हो जाएगी, इसलिए क्योंकि एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो मिट्रल वाल्व को पुश करेंगे, मिट्रल वाल्व से ब्लड नीचे पुश होगा और बार बार मिट्रल वाल्व क्लोज होगा, बंद होगा, तो एपिकल पल्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी एपिकल पल्स। और क्योंकि वेंट्रिकल तो नॉर्मल चलते रहेंगे ना, तो वेंट्रिकल जो आगे पुश कर रहे हैं वो है रेडियल पल्स, तो इन दोनों में एक डिफरेंस पैदा हो जाएगा जिसको पल्स डेफिसिट बोलते हैं। तो ये हमने 3 प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं रिदम की। डाइकोटिक पल्स जिसमें एपिकल पल्स तो 1 बार आ रहा है पर रेडियल पल्स 2 बार आ रहा है, उसको डाइकोटिक पल्स बोलते हैं। फिर आता है हमारा इंटरमिटेंट पल्स। उस पल्स में क्या होता है कि पल्स नॉर्मल चल रही है, बीच में वो पॉज ले रही है, ब्लॉक की कंडीशन में ऐसा होता है। और फिर आता है पल्स डेफिसिट। इसमें क्या है, पल्स डेफिसिट में कि एपिकल पल्स ज़्यादा रेट पे चल रही है। देखिए एपिकल पल्स को एक बार और मैं यदि आपको बताऊं, ज़्यादा अच्छे से समझाऊं, तो आप एक बात देखिए कि एपिकल पल्स क्या है। एपिकल पल्स ये है कि एट्रियम जितनी जल्दी बार, एट्रियल फिब्रिलेशन को सपोज करो, एट्रियम जल्दी क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पर वेंट्रिकल क्या कर रहे हैं, नॉर्मल कर रहे हैं। तो जो रेडियल बता रही है, वो रेडियल में जो कॉन्ट्रैक्शन या वेव पहुंच रही है वो किसकी वेव है, वो तो वेंट्रिकल की वेव है ना, जो रेडियल आर्टरी में पहुंच रही है, जो पेरिफेरल में जा रही है। तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एओर्टा में ब्लड को पुश कर रहे हैं, तो वो तो 80 चल रही है मान लो, वो तो नॉर्मल है। पर एट्रियम को क्या हो रखा है, फिब्रिलेशन। एट्रियम अपनी नॉर्मल पोजीशन से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब एट्रियम ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा कौन सा वॉल्व है, मिट्रल वॉल्व है ना, तो मिट्रल वॉल्व ज़्यादा बार बंद होगा। जितनी बार वो बंद होता है तो यहाँ पे क्या साउंड पैदा होता है। तो एट्रियम नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा मतलब ज़्यादा तेज फास्ट, तो उतनी ही ज़्यादा एपिकल पल्स वो जनरेट कर रहे हैं, एपिकल पल्स। तो एपिकल पल्स हो जाएगी मान लो 160 या 200, और उधर हमें रेडियल पल्स मिलेगी, वो मिल रही 80। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि इस पेशेंट को पल्स डेफिसिट हो रखा है। ओके, तो ये रिदम की जो एबनॉर्मलिटीज हैं वो हमने डिस्कस किया है। एबनॉर्मलिटीज ऑफ रिदम, एबनॉर्मलिटीज ऑफ रिदम, ठीक है। अब हम आते हैं बैक। अब हमने एक और एबनॉर्मलिटी डिस्कस करनी है, एबनॉर्मलिटीज। देखो हमने ग्रेडिंग तो पढ़ ली थी वॉल्यूम की, वॉल्यूम ग्रेडिंग हमने वॉल्यूम के बारे में अभी तक ग्रेडिंग पढ़ी है। ग्रेड क्या थे, 0, +1, +2, +3, +4, +4 बाउंडिंग, +3 नॉर्मल, +2 वीक, +1 थ्रेडी, 0 मतलब एब्सेंट। अब हम पढ़ने वाले हैं कि एबनॉर्मलिटीज क्या क्या हो सकती हैं वॉल्यूम के लेवल पे। वॉल्यूम के लेवल पे क्या क्या एबनॉर्मलिटीज पेशेंट फेस कर सकता है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट आती है वो आती है वाटर हैमर पल्स।
वाटर हैमर पल्स। इसमें क्या होगा, जैसे मैं आपको बना के दिखाऊं ग्राफ। एक बार जैसे मान लो हम ये डैश डैश में हम बना लेते हैं नॉर्मल, बीच की स्थिति है ये, तो पेशेंट की जो पल्स आएगी वो कैसे आएगी, एक बार के लिए वो पल्स बहुत स्ट्रॉन्ग आएगी और फिर एकदम से कोलैप्स कर जाएगी, फिर पल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आएगी और एकदम से कोलैप्स कर जाएगी। वाटर में जैसे कोई हैमर मार रहा हो, एकदम से स्ट्रॉन्ग पल्स, और जो डायस्टोल होगा ना वो बिल्कुल ही वीक होगा, फिर एकदम से बाउंड और फिर बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगी, फिर ऐसे पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे आर्टरी भी है क्या, इतनी कोलैप्स हो जाएगी। देखो नॉर्मल में यदि इसके बराबर में नॉर्मल बनाऊं तो नॉर्मल में वो कैसा रहेगा, नॉर्मल में यदि वो ऐसा रह रहा है, मान लो ये लिमिट क्या है हमारी 80 mm ऑफ Hg डायस्टोलिक बीपी जो है हमारा, और ये हमारी लिमिट है 120 हमारा सिस्टोलिक बीपी। परंतु ये तो है नॉर्मल। नॉर्मल में क्या है, जब ब्लड पुश किया तो प्रेशर कहाँ गया 120 पे, पल्स का प्रेशर, बीपी का प्रेशर 120 पे गया, जब मिनिमम पे आया 80 तक आया, तो ये दोनों का मैनेजमेंट हो रहा था। इधर वाली कंडीशन में क्या होगा, वाटर हैमर पल्स की कंडीशन में, वाटर हैमर पल्स इसकी कंडीशन में क्या होगा यदि इसको हम 80 mm ऑफ Hg मान लें, ये है डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर का मतलब होता है कम से कम प्रेशर आर्टरी में कितना है, कम से कम। तो मैक्सिमम है हमारा, मैक्सिमम था हमारा यहाँ पे 120 था, तो ये जा रही है 140 तक। अब आप देखो जब मैक्सिमम जा रही है तो 140 तक जा रही है, पर नीचे आ रही है तो 80 तक नहीं रह रही, फिर ये जा रही है 30 तक, इतना कम जा रही है 30 mm ऑफ Hg, तो कोलैप्स कर रही है। क्या कर रही है, एकदम से स्ट्रॉन्ग पल्स आके कोलैप्स कर रही है। इसीलिए इसका एक और नाम है, उसका नाम है जो दूसरा नाम उसका बोलते हैं कोलैप्सिंग पल्स। क्या बोलते हैं, कोलैप्सिंग पल्स, कोलैप्सिंग पल्स, या बोलते हैं कोरेगन्स पल्स, कोरेगन्स पल्स, ये इसके 3 नाम है। वाटर हैमर, वाटर हैमर का मतलब है कि आप पानी में आपने कोई हथौड़ा मारा, जैसे एकदम से पूरा फुल ब्लो में क्या उठी है, वहां पे लहरें उठी हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं इसको। क्योंकि सिस्टोल के टाइम जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एकदम से इतना ब्लड पुश होगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग जैसी पल्स आएगी, और फिर पल्स क्या हो जाएगी, एकदम से कोलैप्स हो जाएगी। जैसे मैं आपको डायग्राम बना के समझाऊं और आपको प्रॉब्लम भी बता दूं कि किस प्रॉब्लम में ऐसी कंडीशन होती है, तो हम क्या करते हैं, हम इसका डायग्राम बनाते हैं। अगला पेज यूज कर लेते हैं। यहाँ पे हमने बनाया हार्ट, और हार्ट में क्या है, ये वाला वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तभी पल्स आ रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल, तो हमने क्या किया, ये बना ली एओर्टा। अब होगा क्या, आपको एक कंडीशन बताता हूँ। देखो जो ये हमारी एओर्टा होती है ना, एओर्टा के अंदर क्या होता है, एक आयोर्टिक वाल्व होता है। क्या होता है, आयोर्टिक वाल्व होता है। इस वाल्व का काम क्या होता है, आयोर्टिक वाल्व का काम क्या होता है, वो क्या करता है कि जो ब्लड एओर्टा के अंदर एक बार पुश कर दिया, उसको वो क्या नहीं करने देता, वापिस वेंट्रिकल में नहीं आने देता। क्या नहीं करने देता, देखिए अब समझिए, जो वेंट्रिकल ने एक बार में ब्लड पुश कर दिया, इसमें जैसे ये ब्लड पुश कर दिया एओर्टा में, तो ब्लड इसके अंदर चला गया। यदि मैं इसको रेड से बनाऊं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, या इसको इससे बना लेते हैं, चलो। तो एक बार ब्लड क्या हो गया, एओर्टा के अंदर पुश हो गया, वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड किधर चला गया, एओर्टा में चला गया। हमें क्या फील होगी, सिस्टोल फील हुआ। क्या फील हुआ, सिस्टोल, मतलब एक स्ट्रॉन्ग पल्स फील हुई, जैसे हम रेडियल फील कर रहे थे, क्योंकि इधर से एक वेव आई और हमने इधर मान लो रेडियल पल्स थी, और रेडियल में हमने क्या फील किया, एकदम से एक स्ट्रॉन्ग बीट फील की। अब दूसरी बार क्या होगा, यहाँ पे दूसरी बार क्या होगा कि जब ये वाला जो वाल्व है, आयोर्टिक वाल्व, ये वाल्व ये क्या करना शुरू कर दे, ये बंद होना
खराब हो जाए, बंद ना हो। देखो इसने क्या करना था, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए तब तो इसने खुलना था, पर जब वेंट्रिकल डायलेट होंगे, वापस अपनी कंडीशन में जा रहे होंगे, इस कंडीशन में फैल रहे होंगे, तो ब्लड वापस आ सकता है, इधर से वापस लौट सकता है ब्लड। पर इस ब्लड को वापस आने से लौटने से रोकने के लिए ये क्या हो जाता है, जो हमारा वाल्व है, ये यहाँ से क्या हो जाता है, एयोर्टिक वाल्व बंद हो जाता है नेचुरल कंडीशन में। जैसे देखो सिस्टोल हुआ, वेंट्रिकल सिस्टोल किया, एकदम से ब्लड एयोर्टा में गया, जैसे ब्लड एयोर्टा में गया एक बार, जितना ब्लड था पुश हो गया, बाद में वेंट्रिकल क्या करेंगे, रिलैक्स होंगे। वेंट्रिकल जब रिलैक्स होंगे तो एयोर्टा का ये वाला वॉल्व है, जो एयोर्टिक वॉल्व है, वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। एयोर्टिक वॉल्व क्लोज हो जाता है। पर यदि इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए और ये रीगर्जिटेट करने लग जाए, रीगर्जिटेट मतलब ये बंद होना बंद कर दे, मतलब ये बंद ही ना हो, क्लोज होना बंद कर दे, यहां से वॉल्व क्लोज होना बंद कर दे, तो क्या हो जाएगा, ये वाल्व खुला रहेगा, तो क्या प्रॉब्लम आएगी, अभी हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम आती है। मान लो ये देखते हैं हम कि इस वाल्व को बंद होना चाहिए था और ये बंद हुआ नहीं, ठीक है, तो ये वाल्व बंद नहीं हुआ, ये वाल्व पड़ा रहा खुला। तो अल्टीमेटली जो ब्लड अंदर पुश हुआ था, वो ब्लड क्या आने लग गया, वापिस आने लग गया, इधर से वापिस आने लग गया। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहे हैं, वो ब्लड को खींच रहे हैं। उन्होंने ब्लड तो खींचना था एट्रियम से, पर चूंकि एयोर्टिक वाल्व बंद नहीं हुआ, उसको हो जाना चाहिए था, बंद नहीं हुआ, तो उसने पूरा का पूरा एयोर्टा का ब्लड वापिस खींच लिया, जिससे एकदम से एयोर्टा क्या कर जाएगी, क्लैप्स कर जाएगी। जब एयोर्टा ही क्लैप्स कर गई तो इन छोटी छोटी बच्चियां जो रेडियल आर्टरी वगैरह है, इनकी तो क्या ही हैसियत है, ये भी क्या कर जाएंगी, क्लैप्स कर जाएंगी एकदम से, क्योंकि इनका पूरा ब्लड जो इनके अंदर पुश किया था, एक बार के लिए जितना ब्लड जाना था वो तो चला गया, पर बाकी जो इनके अंदर बचा रहना था, जिसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, वो प्रेशर एकदम से मिनिमम हो जाएगा, एकदम से कोलैप्स कर जाएगी कंडीशन। तो जो प्रॉब्लम होती है, जिसमें ये वाली प्रॉब्लम आती है, वाटर हैमर पल्स वाली, उस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं एयोर्टिक वाल्व रीगर्जिटेशन। मतलब एयोर्टिक वाल्व रीगर्जिटेट कर गया, बंद नहीं हुआ, पूरा का पूरा ब्लड वेंट्रिकल के अंदर वापिस आ गया। जो वेंट्रिकल ने अभी अभी पुश किया था, वो ब्लड जो वेंट्रिकल ने, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्टेड था, जब इस कंडीशन में वेंट्रिकल था, तो उसने क्या किया था, इधर से आके कॉन्ट्रैक्ट करके पूरा ब्लड पुश किया था, वो ब्लड वापिस लौट आया, क्योंकि ये एयोर्टिक वाल्व बंद नहीं हुआ। तो इसको एयोर्टिक वाल्व रीगर्जिटेशन इस प्रॉब्लम को बोलते हैं। और इस प्रॉब्लम के अंदर, इस डिजीज के अंदर जो पल्स आती है, उस पल्स को वाटर हैमर पल्स या कोरिगन पल्स या कोलैप्सिंग पल्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बाईगैमिनल या बाईगैमी पल्स। इसमें क्या होगा, बाईगैमी का मतलब होता है दो पल्स जो आएंगी वो स्ट्रॉन्ग आएंगी, और बीच में एक पल्स जहां मिस हो जाएगी, जहां वो बड़ी वीक पल्स आएगी। जैसे दो पल्स की इतनी स्ट्रेंथ आ रही है, इतनी स्ट्रॉन्ग पल्स आ रही है, और तीसरे वाली जो पल्स आई है वो बिल्कुल वीक आई है, फिर दो पल्स स्ट्रॉन्ग आई हैं, या तीसरी पल्स मिस हो जाएगी, उसको बाईगैमी पल्स बोलते हैं। और बाईगैमी पल्स के बाद में अगली टर्म आती, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको ज़्यादा पढ़ने की, याद करने की जरूरत नहीं है। फिर आती है पल्सस अल्टरनेंस, मतलब एक स्ट्रॉन्ग पल्स, एक स्ट्रॉन्ग पल्स, एक स्ट्रॉन्ग पल्स, एक स्ट्रॉन्ग पल्स,
फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रॉन्ग पल्स आ रही हैं और उनके अंदर एक वीक पल्स, एक वीक पल्स, एक वीक पल्स। अब जब ये बीट आई तो पूरा स्ट्रॉन्ग फील हुआ हमें। जब पल्स आई, एक पल्स पूरी स्ट्रॉन्ग फील हो रही है, अगले वाली जो बीट आ रही है वो बिल्कुल कम फील हो रही है, फिर स्ट्रॉन्ग बीट फील हो रही है, फिर कम बीट फील हो रही है। तो स्ट्रॉन्ग अल्टरनेंस मतलब अल्टरनेटिवली पल्स क्या अल्टरनेटिवली आ रही है। स्ट्रॉन्ग पल्स एक बार आएगी, फिर वीक आएगी, फिर स्ट्रॉन्ग आएगी, फिर वीक आएगी, फिर स्ट्रॉन्ग आएगी, फिर वीक आएगी। इसको बोलते हैं पल्सस अल्टरनेंस। फिर अगला पॉइंट आएगा हमारा पल्सस अल्टरनेंस के बाद हम पढ़ेंगे वायरी पल्स। वायरी पल्स, इस पल्स में बहुत सिंपल सी पल्स है। इसमें क्या होगा, देखो यदि हम और ज़्यादा डेप्थ में इसको समझें तो हो क्या रहा है, देखो ग्राफ पे इसको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा आपको। ग्राफ पे अच्छे से समझ आएगा। जैसे मैं इसका ग्राफ बनाऊं, मैंने मान लो ग्राफ बनाया और ये क्या है हमारा, मैंने मिनिमम प्रेशर, आर्टरीज के अंदर जो मिनिमम प्रेशर रहता है उसको डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। जितना ब्लड आर्टरीज के अंदर पड़ा ही रहता है, खाली नहीं होती है वो, जब एक बार बीट करती है उसके बाद खाली नहीं हो जाती है, उसके अंदर ब्लड पड़ा रहता है। तो ये मैंने कर दिया 80 mm ऑफ Hg, जो हमारा डायस्टोलिक प्रेशर होता है नॉर्मल। तो ये मैंने लाइन बना दी डायस्टोलिक प्रेशर की, ओके। और ये मैंने बना दी जो हमारा क्या है 120 सिस्टोलिक प्रेशर जो है, ये तो है नॉर्मल बंदे का। अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, कैसे पल्स आएगी, उसकी पल्स आएगी जो हम बीट फील करेंगे वो यहाँ पे फील करेंगे 120 पे, और फिर डायस्टोल हो जाएगा तो वो 80 तक चले जाएगी। जब हार्ट रिलैक्स हो रहा होगा तो पल्स क्या, जो अंदर का प्रेशर है आर्टरी के वो 80 तक चला जाएगा, फिर पल्स आएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर पल्स आएगी, फिर डायस्टोल तक टच करेगी। ये नॉर्मल कंडीशन में ऐसा चलता रहता है। तो हमें जो पल्स है, हमारी उंगलियां कहाँ पे टिकी हुई है, 120 पे टिकी हुई हैं। हम फील कर रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ फील हो रही है, यहाँ पे पल्स फील हुई, फिर इसके बीच में नहीं फील हुई, इसके बीच में नहीं फील हुई, यहाँ फील हुई, फिर यहाँ फील हुई, फिर यहाँ फील हुई, और इसको हमने काउंट कर लिया 1 2 3 4 5 6, ऐसे ऐसे चलता रहा। हमने यहाँ उंगलियां रखी हुई हैं 120 प्रेशर पे और हमें बीटिंग फील हो रही है। फिर बीच बीच में जो गैप आ रहा है वहाँ पे क्या है, डायस्टोल हो रहा है। उस टाइम पे हार्ट क्या कर रहा है, उस टाइम पे हार्ट रिलैक्स हो रहा है, फिर हार्ट पंप कर रहा है तो हमें अगला पॉइंट सुन रहा है, ये वाला 2 नंबर वेव आ गई। फिर हार्ट रिलैक्स हुआ तो ये वाला एरिया बन गया, फिर हार्ट ने पंप किया तो हमें 3 वाली वेव सुन गई, फील हो गई। फिर हार्ट ने रिलैक्स किया तो बीच वाला एरिया आ गया, फिर दोबारा हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया, हमें 4 वाली वेव फील हो गई। ये नॉर्मल कंडीशन में एक एक जो हमें बीट है फील होती रहती है। पर वायरी में क्या होगा, वायरी जो पल्स होती है उसके अंदर एक बड़ी अजीब प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे कि आप इसको समझें, हमें ग्राफ दोबारा बनाना पड़ेगा। उसके अंदर मैंने ये मान लो ग्राफ बनाया, ये हमारा बेस था 80 वाला और ये था हमारा 120 वाला नॉर्मल बंदों का, और ये मान लो 140 वाला, किसी का बीपी 140 है। अब जो वायरी का मतलब है जैसे वायर होती है, कोल्ड लाइक, वायर लाइक, हार्ड आर्टरी फील हो रही है आपको, हार्ड समझो। तो हार्ड आर्टरी कैसे फील होगी कि जो वेव बन रही थी, अब वो वेव पता है कैसे बन रही है, पर्सन का बीपी कहाँ टिका हुआ है, उसका जो मिनिमम बीपी जा रहा है, मान लीजिए ये 140 पे भी नहीं जमेगा, इसको लिखते हैं 180 और इसको लिखता हूँ 170। अब जो उसकी वेव बन रही है वो ऐसे बन रही है, देखो किसके बीच में बन रही है, और बहुत फास्ट बन रही है, बहुत फास्ट, इतनी ज्यादा फास्ट कि मतलब ऐसे इतनी बीटिंग फास्ट आ रही है। तो आप जब फील करोगे,
जब इसको फील करोगे, अब हो क्या रहा है देखो, डायस्टोलिक प्रेशर पेशेंट का कितना हो रखा है 170 और सिस्टोलिक कितना हो रखा है 180। आप एक बात देखो, डायस्टोलिक प्रेशर जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, डायस्टोलिक प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, उस कंडीशन में क्या होगा उस कंडीशन में एक बड़ी अजीब प्रॉब्लम आएगी कि हार्ट रिलैक्स ही नहीं हो रहा, हार्ट रिलैक्स नहीं हो रहा, हार्ट को रिलैक्स होने का टाइम नहीं मिल रहा है, इतना ज्यादा बीटिंग फास्ट कर रहा है। और डायस्टोल, यदि हार्ट रिलैक्स करेगा तभी तो डायस्टोल होगा ना, तभी तो डायस्टोलिक प्रेशर आता है, तभी तो जो आर्टरीज है आर्टरी से रिलैक्स होगी। अब आर्टरी को हार्ट रिलैक्स होने नहीं दे रहा है, हार्ट उधर से ब्लड पाए जा रहा है, ब्लड पाए जा रहा है। तो आर्टरी के अंदर जो मिनिमम प्रेशर था, यदि मैं बात करूं, इसको मैं अच्छे से बनाऊं दोबारा, आर्टरी के अंदर जो मिनिमम प्रेशर बन रहा है वो बन रहा है, आर्टरी के अंदर वो मिनिमम प्रेशर बन रहा है वो 170 बन रहा है, आर्टरी के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम बन रहा है 180, 170, 180, 170, 180, इसके अंदर ही मूव कर रहा है, आर्टरी रिलैक्स ही नहीं हो रही है। तो आपको कैसे फील होगी, जैसे एक हार्ड कॉर्ड लाइक वेन हो, जैसे कोई वायर डाल दी हो अंदर, उसके अंदर ज़्यादा बीटिंग फील नहीं होगी आपको, बस वो हार्ड आर्टरी फील होगी, हार्ड आर्टरी। क्यों फील हो रही है, क्योंकि वो ब्लड से उसको इतना फिल कर रखा है हार्ट ने, हार्ट इतना स्पीडली पंप कर रहा है कि वो ना तो खुद रिलैक्स हो रहा है ना वो आर्टरी को रिलैक्स होने दे रहा है। तो जो आप हमें वेव, जो हमें बीटिंग फील होती है वो कोर्ड लाइक बीटिंग फील होती है, जो कोर्ड लाइक आर्टरी फील होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वायरी पल्स, वायर जैसी पल्स। बस इसका सिंपल फंडा क्या है कि डायस्टोलिक प्रेशर जब बहुत ज़्यादा हो जाता है और सिस्टोलिक प्रेशर जैसा ही हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने 180-70 का एग्जाम्पल दिया है, थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस भी हो सकता है। ओके, अब हम बात करते हैं पैराडॉक्सिकल पल्स। इसमें क्या होगा, इंस्पिरेशन के साथ, इंस्पिरेशन जब पेशेंट क्या करेगा, इंस्पायर करेगा, अंदर सांस खींचेगा, उस टाइम पे क्या होगा कि पल्स की जो क्वालिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, पल्स की क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है इंस्पिरेशन के साथ। यदि ऐसा हो रहा है पर्टिकुलर पेशेंट के साथ, जब वो सांस अंदर खींचता है उसकी पल्स की क्वालिटी डाउन हो जाती है, उसकी पल्स की स्ट्रेंथ एंड वॉल्यूम कम हो जाती है, तो उस पल्स को हम क्या बोलते हैं, पैराडॉक्सिकल पल्स बोलते हैं। तो हमने क्या क्या क्वालिटीज पढ़ी हैं पल्स की, अभी तक हमने पढ़ा पल्स के अंदर वाटर हैमर पल्स। और वाटर हैमर पल्स क्या होती है, एक बार सिस्टोल, जो पल्स का सिस्टोल आएगा वो बड़ा स्ट्रॉन्ग आएगा, फिर जो पल्स का डायस्टोल होगा, जब पल्स नॉर्मल हो जाती है, बीटिंग के बीच का जो टाइम है, उस टाइम पे पल्स एकदम से कोलैप्स हो जाएगी। तो इसलिए इसको कोलैप्सिंग पल्स भी बोलते हैं, कोरिगन्स पल्स भी बोलते हैं और वाटर हैमर पल्स भी बोलते हैं। कब आती है, एओर्टिक वॉल्व रीगर्जिटेशन, जब एओर्टिक वॉल्व बंद नहीं होता है, उसको बंद हो जाना चाहिए था, तभी तो डायस्टोलिक प्रेशर मेंटेन रहता, वो बंद नहीं हुआ, तो पूरा का पूरा एओर्टा का ब्लड किस में वापस लौट गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में लौट गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल को दोबारा डबल ब्लड को पुश करना पड़ेगा, एक तो क्योंकि एट्रियम भी उसको देगा ब्लड, एक जो एओर्टा से वापस लौट आया उस ब्लड को पुश करना पड़ेगा, तो उसको ज़्यादा स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी। इसलिए जो बीच बीच में बीट्स आती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग बीट्स आती हैं, और उसके बीच में जो बीट्स के बीच का जो टाइम होता है उसके अंदर पल्स कोलैप्स कर जाती है, तो इसको वाटर हैमर कोलैप्सिंग या कोरिगन पल्स बोलते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा बाइगैमी पल्स। बाइगैमी पल्स में क्या है कि एक पल्स, दो पल्स, बाइगैमी मतलब दो पल्स आएंगी फिर गायब हो जाएंगी, फिर दो पल्स आएंगी फिर गायब हो जाएगी, मतलब बाइगैमी का मतलब होता है दो बार आना, दो बार पल्स आएगी और गायब हो जाएगी। फिर हमने अगली टर्म पढ़ी पल्स अल्टरनेंस, पल्सस अल्टरनेंस या पल्स अल्टरनेंस। उस कंडीशन में क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्ग पल्स एक वीक पल्स, एक स्ट्रॉन्ग पल्स एक वीक पल्स अल्टरनेटिवली आएंगी, उसको बोलते हैं पल्स अल्टरनेंस। फिर हमने पढ़ा उसके बाद वायरी पल्स। वायरी पल्स में क्या था कि जो सिस्टोल आ रहा था, जो मैक्सिमम बीट आती है, जिस लेवल पे, जिस प्रेशर पे मैक्सिमम बीट आती है सिस्टोल के टाइम, उसके अंदर, और डायस्टोल जो मिनिमम प्रेशर होता है 120-80, दोनों के बीच में हमारी पल्स मूव करती है, तो उसका डिफरेंस बहुत कम हो गया। तो हमारे लिए वो फीबल ही नहीं रहा कि कब बीट आ रही है और कब बीट जा रही है, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग
बीट फील होने लग गई। और क्योंकि ये यूजुअली जो एसोसिएटेड होती है तो डिसरिदमिया के साथ एसोसिएटेड होती है, तो उसमें क्या है कि हमें जब हम फील करते हैं तो जो आर्टरी फील होगी वो बिल्कुल कॉर्ड लाइक फील होती है, कॉर्ड लाइक या वायर लाइक फील होती है, इसको वायरी पल्स बोलते हैं। लास्ट में हमने पढ़ा पैराडॉक्सिकल पल्स। यदि पल्स की क्वालिटी इंस्पिरेशन लेने पे क्वालिटी कम हो जाती है, क्योंकि हार्ट जो है वो फिल नहीं हो पाता इंस्पिरेशन के टाइम पे कुछ पेशेंट्स का पर्टिकुलर प्रॉब्लम की वजह से, तो उनका क्या है, उस कंडीशन को हम पैराडॉक्सिकल पल्स बोलते हैं। यदि पल्स की क्वालिटी डाउन हो रही है, क्वालिटी कम हो रही है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, उसको पैराडॉक्सिकल पल्स बोलते हैं। उसके पहले हमने रिदम की प्रॉब्लम्स पढ़ी, वॉल्यूम की ग्रेडिंग पढ़ी, ठीक है, ये पल्स के नॉर्मल रेट है। और हमने पढ़ा रिदम की प्रॉब्लम। रिदम में हमने पढ़ा डाइकोटिक पल्स। डाइकोटिक पल्स क्या थी, एपिकल पल्स एक बार आ रही थी और जो पेरिफेरल पल्स थी वो 2 बार आ रही थी। फिर एक पढ़ा हमने पल्स डेफिसिट। पल्स डेफिसिट में क्या था, एपिकल पल्स ज़्यादा बार आ रही थी और जो रेडियल, जो ब्रेकियल पल्स थी वो कम बार आ रही थी, तो उसको बोलते हैं पल्स डेफिसिट हो रही है, यानी कि एपिकल पल्स हार्ट ज़्यादा बार धड़क रहा है, आगे पल्स कम बार जा रही है। एट्रियल फिब्रिलेशन की कंडीशन में ये कंडीशन होती है। डाइकोटिक पल्स है जो टाइफाइड में मोस्टली मिलती है, डाइकोटिक पल्स टाइफाइड में मिलती है। और फिर हमने पढ़ा था एक उसके अंदर डिसरिदमिया और एट्रियल फिब्रिलेशन की कंडीशंस पड़ी थी, उनमें जो पल्स रेट आती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, 200, 360, 250 ऐसे पल्स रेट चली जाती हैं और बीपी बिल्कुल फॉल हो जाता है। ये हमने रिदम की एबनॉर्मलिटीज़ पढ़ी और वॉल्यूम की एबनॉर्मलिटीज़ पढ़ी। इसी के साथ हमने उससे पहले रेट पढ़ा। रेट जो होता है वो पल्स का होना चाहिए 60 to 100। यदि 100 से अबव जा रहा है तो वो टैकीकार्डिया है, यदि 60 से कम रह रहा है तो वो क्या है, ब्रेडिकार्डिया है। इसी के साथ हमारा पल्स के बारे में और जो चीज़ें कुछ हैं वो ज़्यादा डेप्थ की हार्ट से रिलेटेड है, वो चीज़ें हम कब पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। इसी के साथ हमारा एक अगला वाइटल साइन पल्स कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर। थैंक यू।